हेलो स्टूडेंट, आज हम महाकवि कालिदास के बारे में अध्ययन करेंगे। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के महान विद्वान थे और उन्होंने अपनी रचनाओं, अपनी कल्पनाओं और अपने ग्रंथों के सर्जन से संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन उनके बारे में, उनके जीवन वर्त के बारे में, उनके जन्म स्थान के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी हम जानने का प्रयास करेंगे विभिन्न तथ्यों के माध्यम से कि इनका जन्म स्थान और इनका जो समय है वो कौन सा था। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उनके आरंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। देखो, ऐसा माना जाता है कि 150 ईसा पूर्व से 450 ईस्वी तक कालिदास रहे होंगे। मतलब मोटे मोटे रूप से माना जाता है कि 150 ईसा पूर्व से 450 ईस्वी के बीच के पीरियड में कालिदास हुए थे। और एक नवीन रिसर्च के अनुसार कालिदास को गुप्त काल में जन्मा हुआ माना जाता है कि उनका काल गुप्त काल था, गुप्त काल में वो हुए थे। लेकिन इसके बारे में पूरा क्लियर नहीं है, क्योंकि कालिदास ने द्वितीय शुंग शासक अग्निमित्र को नायक बनाकर मालविका अग्निमित्रम नाटक लिखा था और अग्निमित्र ने 170 ईसा पूर्व में शासन किया था, जिससे कालिदास के जन्म का अनुमान लगाया जा सकता है। देखो, कालिदास ने जो एक नाटक लिखा है मालविका अग्निमित्रम, उसका जो नायक है वो अग्निमित्र है, शुंग वंश का शासक, जो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। उसी से हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं उनके काल में हुआ होगा या इनके बाद में हुआ होगा, लेकिन पूरा क्लियर नहीं है। इसके अलावा जो है 6ठी शताब्दी में बाण भट्ट ने अपनी रचना हर्षचरित्र में कालिदास का उल्लेख किया है। तो इसी काल का जो है एक लेख है पुलकेशिन द्वितीय का, वो है ऐहोल अभिलेख, उसमें भी कालिदास का जिक्र है। तो इसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो इनके बाद के तो नहीं थे, मतलब 6ठी शताब्दी ईस्वी से पहले के थे। कालिदास का जो जन्म है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी से जो है पहले हुआ था और 150 ईसा पूर्व से बाद में हुआ था। 150 ईसा पूर्व से बाद में और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले, इस टाइम पीरियड में उनका जो है जन्म हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान विभिन्न तथ्यों के आधार पर जो है ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि कालिदास जो है गुप्त काल के कवि थे, और इसके समर्थन में वो कुछ तथ्य देते हैं। कहते हैं कि कुमार संभव में जिस कुम्हार के जन्म का वर्णन है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र कुमार गुप्त है, ऐसा जो है विद्वान कहते हैं। इसके अलावा जो है कालिदास ने महाकाव्य रघुवंश में हूण नामक विदेश जाति का उल्लेख किया है, जो गुप्त काल में जो है भारत में प्रविष्ट हुए थे। ठीक है, जिस परिष्कृत संस्कृत भाषा, सुख वैभव, शांति, समृद्धि और उल्लास में वातावरण का वर्णन जो कालिदास ने किया है वो गुप्त काल में ही संभव था। तो ये जो कुछ विद्वान हैं ये कालिदास को गुप्त काल का सिद्ध करने के लिए कुछ तथ्य देते हैं और वो सिद्ध करते हैं कि जो कालिदास है वो गुप्त काल में थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब है कालिदास का जन्म स्थान। कालिदास के जन्म स्थान के बारे में हम देखते हैं। देखो, कालिदास ने जो है अपने खंड काव्य मेघदूत, उनका जो खंड काव्य मेघदूत था उसमें उज्जैन शहर का काफ़ी वर्णन किया है, उनके उज्जैन शहर का काफ़ी वर्णन किया है। और उसी के आधार पर जो है विद्वानों का मानना है कि उनका जो जन्म स्थान था वो उज्जैन था। क्या था? उज्जैन था। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ साहित्यकारों ने उनका जन्म स्थान उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कभिल्ठा गांव को माना है। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जो जन्म स्थान है वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कविल्ठा नाम का गांव है। और भारत सरकार ने भी जो है वहाँ पर एक कालिदास की प्रतिमा स्थापित करवाई है, साथ ही वहाँ पर एक सभागार बनवाया गया है। ठीक है, तो कालिदास के जन्म स्थान के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग इनका बंगाल का भी मानते हैं, कुछ लोग उनको कश्मीर का भी मानते हैं। तो इनके जन्म स्थान के बारे में क्लियर नहीं है कि उनका जन्म कहाँ हुआ। अब हम बात करते हैं कालिदास का राजकुमारी विद्योत्मा से विवाह के बारे में। देखो, कालिदास जो है कहा जाता है बहुत ही महामूर्ख थे। कालिदास जो है महामूर्ख थे। कहा जाता है कि वो जिस पेड़ की टहनी पर बैठे होते थे उसी को काटना शुरू कर देते थे। ठीक है, तो बहुत ही महामूर्ख थे। और उसी राज्य में जो है कहा जाता है कि उस राज्य में जो राजा थे उनकी राजकुमारी विद्योत्मा जो है बहुत ही विद्वान थी। और उन्होंने विद्योत्मा ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो शास्त्रार्थ में हरा देगा वो उसी से शादी करेगी, शास्त्रार्थ में जो उसे हरा देगा उसी से शादी करेगी। ठीक, और इसी प्रयास में जो है उन्होंने कई विद्वानों से जो शास्त्रार्थ किया, लेकिन कोई भी विद्वान जो है उन्हें हरा नहीं सका।
और वो विद्वान जो है, जो विद्वत्मा से हार गए थे, वो अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस कर रहे थे और वो चाहते थे कि राजकुमारी का घमंड, जो ज्ञान का घमंड है, उसको तोड़ा जाए। तो उन्होंने क्या किया कि कालिदास को जो है उनके सामने प्रकट किया और राजा को कहा कि कालिदास बहुत ही विद्वान है और ये जो है राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर दे देगा। अब राजकुमारी जब उनसे प्रश्न करती है, वो गूढ़ प्रश्न किया करती थी ये बिना बोले, है ना, तो उनको एक मतलब थप्पड़ दिखाती है ना कालिदास को, ऐसे मतलब 5 अंगुलियां दिखाती है और कालिदास उसको थप्पड़ मान लेता है। ठीक है, तो वो थप्पड़ के बदले घूंसा दिखाता है। ठीक है, लेकिन वो उनके प्रश्न का सटीक उत्तर बैठता है संयोग से, और वो जो है विद्वत्मा उनको विद्वान मान लेती है कि भाई वो 5 इंद्रियों का प्रतीक बताती है, 5 जो अंगुलियों को। और कालिदास कहता है कि एक मन जो होता है 5 इंद्रियों को कंट्रोल करता है, तो वो ऐसा जो सटीक उत्तर उनके बैठ जाता है, तो वो जो है उनसे विवाह कर लेती है। ठीक है, लेकिन जब बाद में उनको पता चलता है कि ये तो मूढ़ है, हाँ, गंवार है, मूर्ख है, तो जो है उनको डांटती है, फटकारती है, तो वो जो है उनको छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, और बाद में जाके जो है कहा जाता है कि वो बहुत अध्ययन करते हैं और विद्वान बन जाते हैं और विद्वान बन के बहुत सारी रचनाएं लिखते हैं। अब बात करते हैं हम उनकी रचनाओं के बारे में कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। वैसे उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, है ना, लेकिन उनमें से कुछ जो 7 रचनाएं हैं उनकी वो ज़्यादा फेमस है। उनमें से 4 तो काव्य ग्रंथ है, 4 तो काव्य ग्रंथ है। इनमें 2 खंड काव्य हैं, ऋतुसार और मेघदूत, और 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश और कुमार शंभु, रघुवंश और कुमार शंभु, और 3 नाटक है। 3 नाटक कौन से हैं? एक अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा मालविकांगनी मतरम, तीसरा विक्रमोर्वशीय। ठीक है, तो अब जो है हम इनका एक एक करके देखते हैं कि इनकी विषय वस्तु क्या है। देखो, सबसे पहला जो उनका खंड काव्य है वो है ऋतुसंहार। ठीक है, और ये जो है कालिदास की प्रथम काव्य रचना मानी जाती है। कालिदास की जो है प्रथम जो रचना ये मानी जाती है, क्योंकि ऋतुसार में जो महाकवि की भावनाओं तथा भाषा का वो परिष्कृत रूप नहीं मिलता जो उसकी बाकी की रचनाओं में मिलता है। ठीक है, तो इसलिए जो माना जाता है कि ये इनकी पहली रचना रही होगी। ऋतुसार जो है कालिदास की पहली रचना रही होगी। इसमें जो है 6 सर्ग है और 6 सर्गों में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। 6 सर्गों में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, ऋतुसार में। ऋतुसंहार का शाब्दिक अर्थ होता है ऋतुओं का संगात या समूह। ऋतुसंहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऋतुओं का संगात या समूह। इस खंड काव्य में कवि ने अपनी प्रिया को संबोधित कर 6 ऋतुओं का 6 सर्गों में सांगोपांग वर्णन किया है। मतलब उन्होंने अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए 6 ऋतुओं का 6 सर्गों में सांगोपांग वर्णन किया है। किसमें? ऋतुसंहार में। ठीक है, ये पहला खंड काव्य है कालिदास का। अब जो दूसरा खंड काव्य है उनका वो है मेघदूत। कौन सा है? मेघदूत। इस खंड काव्य में कवि कालिदास ने एक पति की अपनी पत्नी के प्रति वेदना का वर्णन किया है। एक पति की अपनी पत्नी के प्रति वेदना का वर्णन किया है मेघदूत में। मेघदूत में कालिदास ने यक्ष नाम के एक सेवक की कहानी का वर्णन किया है। यक्ष नाम का एक सेवक है, उसकी कहानी का वर्णन किया है। इसमें यक्ष नाम का जो सेवक होता है उसको गांव से 1 साल के लिए बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे अपनी पत्नी की इतनी याद आती है कि वो बादल यानी मेघ को जो है दूत बना के प्रार्थना करता है कि वो अपना संदेश उसकी पत्नी तक पहुंचा दे। तो ये जो है इसमें बताया गया है कालिदास के मेघदूत काव्य में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो उनकी रचना है वो है कुमार शंभु। कौन सी है? कुमार शंभु। इसमें 17 सर्ग है। कितने सर्ग है? 17 सर्ग है। और इसमें भगवान शिव और पार्वती की प्रेम कथा का वर्णन है। भगवान शिव और पार्वती की प्रेम कथा का वर्णन है। साथ में जो है कार्तिकेय के जन्म का भी वर्णन किया गया है। जो भगवान शिव और पार्वती का पुत्र कार्तिकेय है उनके जन्म के बारे में भी बताया गया है। अब अगली जो रचना है वो है रघुवंश। रघुवंश में 19 सर्ग है। कितने सर्ग है? 19 सर्ग है, जिनमें रघुकुल के इतिहास का वर्णन है। महाराज रघु के प्रताप से इस कुल का नाम रघुकुल पड़ा। जो रघुकुल में राजा रघु हुए थे उन्हीं के नाम से इनका नाम पड़ा है। और रघुकुल में ही राम का जन्म हुआ है और इसी रघुकुल में जो है राम का जो है जन्म हुआ था। रघुवंश के अनुसार दिलीप रघुकुल के प्रथम राजा थे। नाम तो रघुवंश है, रघु के नाम से फेमस है, बट इस रघुकुल के जो पहले राजा थे वो कौन थे? दिलीप थे। हाँ, ठीक है, जिनके पुत्र रघु द्वितीय पुत्र थे। मतलब दिलीप के पुत्र कौन थे? रघु।
ठीक है। 19 सर्गों में कालिदास ने राजा दिलीप, उनके पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ और दश के पुत्र राम और राम के पुत्र लव और कुश के चरित्रों का वर्णन किया है। मतलब कुल मिला के इनका जो विषय लिया गया है ये रामायण, वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। ठीक है। और इसमें जो रघुवंश के विभिन्न राजा है उनके कार्यों और उपलब्धियों और का वर्णन किया गया है। अब हम बात करेंगे अगली रचना की, वो है विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, विक्रमोर्वशीयम। महाकवि कालिदास विक्रमोर्वशीयम नाटक, महाकवि कालिदास का जो विक्रमोर्वशीय नाटक है वो रोमांचक और रेश्यो से भरा हुआ नाटक है। रोमांचक और रेश्यो से भरा हुआ नाटक है, जिसमें कालिदास ने पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी के प्रेम संबंधों का वर्णन किया है। मतलब पुरूरवा और जो अप्सरा है उर्वशी, उसके प्रेम संबंधों का वर्णन किया गया है। जो पुरूरवा जो है अप्सरा से प्रेम करता है और जब वो उर्वशी इंद्र के दरबार में नृत्य करती है तो वो पुरूरवा की उपस्थिति वजह से नृत्य पे ध्यान नहीं दे पाती है। इससे जो है वो इंद्र कुपित हो जाता है और उसको श्राप दे देता है। फिर बाद में ये बिछड़ जाते हैं, है ना। तो ये जो इनके बिछड़ने की, इनके प्रेम की जो घटना का वर्णन है इस ग्रंथ में किया गया है। ठीक है। अब अगला जो है रचना उनकी वो है मालविका अग्निमित्रम। कौन सी है? मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम में जो राजा अग्निमित्र की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक है। इस नाटक में साहित्य के विद्वान कवि कालिदास ने राजा अग्निमित्र और एक नौकर की बेटी मालविका, जो अग्निमित्र की रानी थी इरावती, उनकी नौकरानी थी मालविका, और अग्निमित्र इनसे प्रेम करने लग जाते हैं। ठीक है। बाद में जो है इरावती जो है इनको जेल में डलवा देती है आपके मालविका को, लेकिन जब बाद में उसके पता चलता है कि मालविका भी जो है एक राजा की पुत्री है तो बाद में जो उनका विवाह करवा दिया जाता है। इस घटना को लेकर इस ग्रंथ की रचना की गई है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट रचना है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। और इस नाटक जो है में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन है। इस नाटक में जो है राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन है। दुष्यंत और शकुंतला का मिलना, उनके समागम होना, उनका गंधर्व विवाह होना, फिर बाद में दुष्यंत द्वारा शकुंतला को भूल जाना, फिर बाद में वापस याद आना, फिर उनका मिलन, ये कुल मिला के ये जो है इसका घटनाव्रत है, किसका? अभिज्ञान शाकुंतलम का। तो इस प्रकार ये इनकी रचनाओं की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कालिदास के साहित्य की विशेषताएं, कि कालिदास के साहित्य की विशेषताएं क्या थी। देखो, इसकी जो कालिदास के साहित्य की जो विशेषताएं थी उनमें पहली विशेषता थी भाषा और छंद। भाषा और छंद। कालिदास की भाषा में एक प्रवाह है, और इसके अलावा जो उन्होंने छंद का जो यूज किया है और रस और भाव के अनुसार उन्होंने छंदों का यूज किया है। जहाँ पर भी भाव और रस चेंज होता है वहाँ उन्होंने अपने छंद को भी चेंज कर दिया है। अगली जो विशेषता है वो है नीरस विषयों में सरसता। नीरस विषयों में सरसता। देखो, उन्होंने वेद, पुराण, इतिहास और दर्शन नाम जैसे नीरस विषयों को भी अपनी रचना के माध्यम से सरस और आकर्षक बना दिया है। ठीक है। अगली जो विशेषता है रूपक व उपमाओं का प्रयोग। रूपक व उपमाओं का प्रयोग, उन्होंने जो रूपक और उपमाओं का प्रयोग अपने काव्य में किया है। जैसे गंगा की कलकल है, जाप के चंद्रमा की शीतल चांदनी, तारों की जगमगाहट, सूर्य का ताप, हिरण के चंचल नेत्र। तो इस प्रकार की उपमाओं का प्रयोग करके उन्होंने अपने काव्य में जान डाल दी, काव्य में नई जान डाल दी। ठीक है। अगली जो विशेषता है प्रकृति के साथ तादाद में। प्रकृति के साथ तादाद में उन्होंने जो है अपनी रचनाओं में प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन बहुत ज़्यादा किया है। प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन बहुत ज़्यादा किया है, चाहे आपके अभिज्ञान शाकुंतलम हो, चाहे जो है आपके रघुवंश हो, या जो है आपके मेघदूत हो, सब में जो है उन्होंने प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है। और प्रकृति के जो है निर्जीव चीज़ों को भी उन्होंने सजीव दिखाया है। ठीक है। अगली जो विशेषता है वो मानवीय भावनाओं का चित्रण। मानवीय भावनाओं का चित्रण, उन्होंने अपनी रचनाओं में मानवीय भावनाओं का चित्रण किया है। मतलब मन के भावों को इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से प्रकट किया है। ठीक है। जब आश्रम में दुष्यंत और शकुंतला एक दूसरे को देखते हैं तो उनके मन में क्या क्या भाव आते हैं, उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से उनको स्पष्ट किया है। ठीक है। अगली जो विशेषता है वह सौंदर्य वर्णन। देखो, कालिदास जो है सौंदर्य वर्णन में सिद्धहस्त थे। उन्होंने चाहे प्रकृति का सौंदर्य वर्णन हो, चाहे नारी के सौंदर्य का वर्णन हो, मतलब जो है बहुत ही अच्छा उन्होंने वर्णन किया है। मेघदूत में जो है यक्ष मेघ ने अपनी पत्नी का सौंदर्य वर्णन करता है। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। कुम्हार संभव में वो पार्वती के जो है सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अपने ग्रंथों में, अपनी रचनाओं में जो है सौंदर्य का वर्णन किया है। तो इस प्रकार ये कुछ मुख्य विशेषताएं थी कालिदास की रचनाओं की। ठीक है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में जो है हमने कवि कालिदास के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन किया। ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।